नमस्कार, मैं नीलायतान। इस वीडियो में आप हरियाणा बोर्ड के क्लास 10th की वार्षिक परीक्षा मार्च 2024 के मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर को हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में कुल कितने क्वेश्चन हैं और उनके मार्क्स क्या क्या हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन पेपर में कुल 5 खंड हैं, यानी 5 सेक्शन हैं, A, B, C, D, E। तो सेक्शन A के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 20 है, जो 1 मार्क्स का है। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 to 25 2 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 26 to 31 3 मार्क्स के हैं। और सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन नंबर 32 to 35 5 मार्क्स के हैं। और सेक्शन ई के अंदर क्वेश्चन नंबर 36 to 38 ये जो क्वेश्चन हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। आइए अब हम इन क्वेश्चंस को 1 by 1 सॉल्व करते हैं। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 में है 6, 72 तथा 120 का एलसीएम है। अब हमें 6, 72 और 120 का एलसीएम ज्ञात करना है। इसके लिए हम इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। तो देखिए, 6 के जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2 गुणा में 3 बनेंगे। अब हम 72 जो दिया गया है इसके हम अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो देखिए, 72 के क्या होंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे 36 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 18 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, और फिर हमारे पास 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया, और 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ गया। तो यानी 72 के जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड बने हैं वो ये बने हैं। इसमें कितने, 2 हमारे पास 3 टाइम्स है, 2 × 2 और 3 जो है वो 2 टाइम्स है, 3 × 3। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, 120 है, तो अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 आ गया, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 30 आ गया, और 2 से डिवाइड करेंगे 15 पर जाएगा, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 पर, और 5 से डिवाइड करेंगे ये हमारे पास 1 आ गया। तो देखिए, 120 के जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड बने हैं वो 2 हमारे पास 3 टाइम्स है, 2 × 2 और 3 और 5 है वो 1 टाइम है, 3 × 5। अब देखिए, अब हमने इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना होता है कि जो ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आए हैं, जो सबसे अधिक बार आया है उनको हमने लिखना होता है। तो देखिए, 2 हमारे पास अभाज्य गुणनखंड पहले में 1 टाइम है, दूसरे में हमारे पास 3 टाइम्स है, और इसमें भी 3 टाइम्स है। तो मैक्सिमम कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो 2 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 2 × 2 अब 3 इसमें 1 टाइम है, इसमें 2 टाइम है, और इसमें 1 टाइम है, तो 3 को भी हम 2 टाइम्स लिखेंगे। और 5 इसमें 1 टाइम है, इसमें है नहीं, तो 5 को हम 1 टाइम लिखेंगे। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, 5 के 3 से मल्टीप्लाई करें 15 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 को 2 से मल्टीप्लाई करें 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 आएगा। तो ये जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रीमेय है। तो अब हम इनको सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सी संख्या प्रीमेय है। तो ऑप्शन सी में जो दिया गया है 2 + √9 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो √9 हमारे पास कितना होता है, 3 होता है, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। इस प्रकार इन चारों ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन सी जो है वो एक प्रीमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए, बी और डी है, ये प्रीमेय संख्या क्यों नहीं है। तो देखिए, क्योंकि √2 जो है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए 7 + √2 ये एक अप्रीमेय संख्या है और ये प्रीमेय संख्या है। तो प्रीमेय संख्या में अप्रीमेय संख्या जोड़ेंगे तो अप्रीमेय संख्या आती है। इसी प्रकार ये बी और डी में बनता है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी में जो दी गई संख्या है वही केवल क्या है, एक प्रीमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से 4 और 1 हैं, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा बहुपद है। तो देखिए, जब हमें शून्यकों के योग और गुणनफल दिया हो तो जो द्विघात बहुपद हम ज्ञात करते हैं उसके लिए सूत्र हमारे पास ये होता है x² - sx। s क्या है, सम ऑफ जीरोज है, और प्लस p होता है, p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी ये शून्यकों का योगफल होता है s, और p क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है। तो देखिए, x² - s क्या, शून्यकों का योग कितना है हमारे पास है, 4 दिया गया है,
तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, 4x हो गया प्लस p क्या है, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया गया 1, तो प्लस 1। तो ये हमारे पास द्विघात बहुपद आया है जिसके शून्यकों का योग 4 और शून्यकों का गुणनफल 1 है। यह जो मान है वो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है 10, 7, 4 एंड सो ऑन का कौन सा पद -62 है। तो ये हमारे पास एक एपी दी गई है और इसमें पूछा गया कि कौन सा पद -62 है। तो इस एपी में ए का मान हमारे पास कितना है 10 है और डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर, वो कितना है 7 में से हम 10 घटा देंगे, तो 7 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा -3 आ जाएगा। और अब हमें कौन सा पद है वो -62 है ये निकालना है। तो इसका अर्थ है कि हमें n का मान निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए हमें an का प्रयोग करना होता है। तो an हमारे पास जो है वो कितना दे रखा है, हमने ये माना कि nवां पद जो है -62 है, तो इसको हम -62 an के बराबर रखेंगे। तो an किसके बराबर होता है, तो an का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो इज इक्वल टू हमारे पास -62 है, यहाँ पर a का मान रखेंगे 10 और हमारे पास n हमें ज्ञात करना है और d हमारे पास कितना है -3 है, तो ये यहाँ पर रखेंगे तो -62। आगे देखिए n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -62 और जो 10 है इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये -10 हो जाएगा यानी ये -72 हो गया। हमारे पास है n-1 इज इक्वल टू -72 और ये -3 है, इसको हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो माइनस से माइनस कट गया और इसको 72 को 3 से काटेंगे 24 पे कट गया। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 -1 इधर जाके कितना हो जाएगा +1, तो कितना हो जाएगा 25 हो गया। तो इस प्रकार -62 जो है वो 25वां पद है। यह जो मान है वो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है k का मान जिसके लिए द्विघात समीकरण kx² -2kx + 6 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं। यदि इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो हमें k का मान ज्ञात करना है। देखिए जब किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर हों तो उसमें d का मान क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो देखिए d बराबर हम लेंगे 0 लेंगे और d किसके बराबर होता है b² - 4ac ये होता है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर b का मान क्या है, तो जो x का कोएफिशिएंट होता है वो b का मान है, वो कितना है -2k है, तो -2k रखेंगे, -2k का स्क्वायर हो गया -4a क्या होता है x² का कोएफिशिएंट कितना है k, तो हमारे पास k हो गया। और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म कितनी है 6, तो ये 6 हो गया इक्वल टू हम 0 के रखेंगे क्योंकि इसमें मूल क्या है बराबर है। आगे हल करते हैं, -2k का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4k² हो गया -24k हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। इसमें से 4k कॉमन आ गया, हमारे पास k - 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। या तो 4k इज इक्वल टू 0 है और या हमारे पास जो है k - 6 इज इक्वल टू 0 है। तो 4k इज इक्वल टू 0 है तो k इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया और यहाँ पर k का मान कितना हो गया 6 हो गया। अब k इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता क्योंकि यदि k का मान 0 होगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि यहाँ x का कोएफिशिएंट 0 आ जाएगा। इस प्रकार k का मान क्या होगा 6 होगा। यह जो मान है वो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी है। अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस यानी दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर होता है प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है और इन दोनों का हमें स्क्वायर रूट करना होता है। तो इज इक्वल टू, तो देखिए अब हमारे पास क्या x2 का मान कितना है -1, तो -1 और x1 कितना है -5, तो माइनस क्या हो गया +5 हो गया का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 3 है माइनस y1 क्या है 7, तो 3 - 7 हो गया का होल स्क्वायर हो गया और सारे का स्क्वायर रूट। तो देखिए -1 + 5 कितना आ गया 4, तो ये हमारे पास है 4 का स्क्वायर हो गया और 3 - 7 कितना आ गया -4, तो ये -4 का होल स्क्वायर हो गया। तो आगे सोल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 -4 का स्क्वायर करेंगे ये भी 16 हो गया।
तो कितने 16 है, 2 16 है, यानी 2 × 16 है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 और ये स्क्वायर रूट 2। तो इस प्रकार इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 4 स्क्वायर रूट 2 है। यह जो मान है वो ऑप्शन बी में है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है त्रिभुज ABC और DEF में। तो ये हमारे पास दो त्रिभुज हैं, इसको हम त्रिभुज ABC मान लेते हैं। त्रिभुज हमारे पास ABC है और दूसरी त्रिभुज हमारे पास DEF है। ये हमारे पास दो त्रिभुज दी गई है। तो पहली त्रिभुज में एंगल B, ये जो एंगल B है वो दूसरी त्रिभुज के E एंगल के बराबर है, यानी ये इस एंगल के बराबर है। और एंगल C, ये हमारे पास एंगल C दिया गया है, ये बराबर है एंगल F के, तो ये एंगल F के बराबर है। और AB बराबर है DE है, AB भुजा जो है वो DE के बराबर है। तो अब देखिए त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC और दूसरी त्रिभुज कितनी कौन सी है, त्रिभुज DEF। तो देखिए अब इसमें हमारे पास है ये B एंगल E एंगल के बराबर है, C एंगल F एंगल के बराबर है और एक भुजा AB बराबर है DE है। तो ये दोनों त्रिभुजें क्या है, सर्वांग सम हैं। तो इस प्रकार ये कौन से नियम से सर्वांग सम है, ये एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम है। अब देखते हैं कि ये दोनों त्रिभुजें क्या हैं। अब त्रिभुज ABC वह त्रिभुज हमारे पास है DEF। देखिए तो अब इसमें एंगल B है वो एंगल E के बराबर है और एंगल C है वो एंगल F के बराबर है। तो दोनों त्रिभुजें क्या समरूप हैं, कौन से नियम से, ये दोनों त्रिभुजें समरूप है कौन से नियम से, एंगल से। तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुजें समरूप हैं और सर्वांग सम हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन ए में दिया गया समरूप और सर्वांग सम, इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों। तो ये हमारे पास है PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, O इस वृत्त का केंद्र है और ये दोनों जो PA और PB हैं ये 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। और तो POA बराबर है, तो हमें एंगल POA ये एंगल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए मालूम है कि एंगल AOB प्लस एंगल APB इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि APBO एक चतुर्भुज है, ये 90 डिग्री का कोण है और ये भी 90 डिग्री का कोण है। तो इस प्रकार इन दो कोणों का योग 180 हो गया और इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। तो देखिए अब हमारे पास एंगल AOB, तो एंगल AOB प्लस APB कितना दे रखा है 80 डिग्री दे रखा है, बराबर हमारे पास 180 है। तो एंगल AOB जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 180 डिग्री में से 80 डिग्री घटा दें तो हमारे पास 100 डिग्री आ गया। अब हमारे पास ये पूरा एंगल जो है वो 100 डिग्री है, हमें निकालना है POA। तो एंगल POA जो बराबर होगा वो हाफ ऑफ एंगल AOB के बराबर होगा। तो यानी 100 डिग्री का हम क्या कर दें हाफ कर देते हैं, तो वो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो इस प्रकार एंगल POA का मान है वो 50 डिग्री आया है। यह मान ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है और PQ की लंबाई है। अब हमें PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें O केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है, केंद्र O वाला एक वृत्त है जिसकी PQ एक स्पर्श रेखा है और OQ की लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर दी गई है। इस प्रकार OP की लंबाई है वो हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमें PQ जो स्पर्श रेखा है इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए अब हमारे पास OPQ एक क्या बन गई समकोण त्रिभुज बन गई है और समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है कर्ण कहलाती है। इस प्रकार OQ क्या है एक कर्ण है। तो अब समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तो देखिए
पी क्यू का स्क्वायर जमा ओ पी का स्क्वायर बराबर किसके होगा, ओ क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होगा। तो पी क्यू की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी की लंबाई हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 5 का स्क्वायर हो गया बराबर ओ क्यू का स्क्वायर, यानी ओ क्यू की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया। तो देखिए पी क्यू का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया, और 12 का करेंगे तो हमारे पास 144 आ गया। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 144 माइनस कितना हो गया 25, तो करेंगे कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा। हमें पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, देखिए पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 119 सेंटीमीटर हो गया। तो इस प्रकार पी क्यू का मान स्क्वायर रूट 119 आया है। यह मान है ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है साइन 60 इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री का मान क्या है। अब हमें इसमें मान रख करके इसका कुल मान जो आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है स्क्वायर रूट 3/2 होता है, मल्टीप्लाई कोस 30 डिग्री का जो मान होता है वो भी स्क्वायर रूट 3/2 होता है, प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है वो 1/2 होता है, मल्टीप्लाई कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। अब हम इसको आगे हल करते हैं। स्क्वायर रूट 3 की मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 से करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो गया, प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया। अब हमारे पास जो एलसीएम आया है वो कितना आ गया 4, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना आ गया एलसीएम 4 आ गया है, और ये 3 + 1 हो गया, यानी ये 3 + 1 कितना आ गया 4 डिवाइड बाई 4, तो ये कट के कितना आ गया 1 आ गया, यानी इसकी जो वैल्यू है वो 1 आई है, और ये 1 मान जो है वो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो tan a का मान क्या है। अब हमें tan a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर साइन a का मान हमें दिया गया है, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये a जो है वो न्यून कोण दिया गया है, यानी ये हमारे पास न्यून कोण हो गया, और b जो है वो समकोण हो गया, और ये c है। अब हमें मालूम है कि साइन a बराबर किसके होता है। तो देखिए हमें जो ट्रिक मालूम है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये ट्रिक आपने याद रखनी है। बी से बेस है, पी से परपेंडिकुलर है, और एच से क्या है हाइपोटेनियस है। तो अब हमारे पास ट्रिक है पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए अब साइन ए किसके बराबर होता है p/h के बराबर होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर साइन ए का मान 3/4 है, तो इसको हम 3k मान लेते हैं, और ये जो हाइपोटेनियस है इसको हम 4k मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर बेस का मान ज्ञात करते हैं। तो अब समकोण त्रिभुज में हमें मालूम है कि आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर बराबर किसके होता है कर्ण के स्क्वायर के। तो यानी ए बी का स्क्वायर आधार हो गया, और बी सी लंब हो गया बी सी का स्क्वायर, और कर्ण यानी हाइपोटेनियस क्या है ए सी का स्क्वायर हो गया। तो देखिए ए बी का मान हमने यहाँ पे क्या रखा है बी है, तो बी का स्क्वायर हो गया, और पी का मान कितना है यहाँ पर 3k है, तो प्लस 3k का होल स्क्वायर कर देते हैं, और AC का मान है हमारे पास 4k है, तो 4k हम इसको रख लेते हैं। तो देखिए अब आगे सोल्व करते हैं। तो b स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर करेंगे 9k स्क्वायर आ गया, और इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया 16k स्क्वायर हो गया। हमें b स्क्वायर चाहिए, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर हो गया, यानी हमारे पास ये 7k स्क्वायर आ गया। हमें b चाहिए, तो b बराबर किसके हो जाएगा स्क्वायर रूट 7k स्क्वायर हो गया, यानी ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये कितना आ गया स्क्वायर रूट 7k आ गया। तो b का मान जो है वो स्क्वायर रूट 7k आया है। अब हमें tan a का मान निकालना है। तो tan a बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी p/b होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, हमारे पास 3k है, तो 3k, और बेस की वैल्यू यानी आधार की वैल्यू कितनी आई है स्क्वायर रूट 7k आई है, तो स्क्वायर रूट 7k हो गया, k से k कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 3/स्क्वायर रूट 7 आई है। ए में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। अब हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए, अब हम इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हो गया। अब हमें मालूम है कि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यानी 9 मल्टीप्लाई 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू 9 आई है। ये जो वैल्यू है वो ऑप्शन बी में है, इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है। अब हमें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करना है जिसका कोण p डिग्री है और त्रिज्या r है। तो इसमें ऑप्शन डी को हम सॉल्व करते हैं। 2 से हम 720 को काटेंगे तो ये 360 पे कट गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, देखिए p पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय 360 डिग्री आई है। तो हमें मालूम है त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। तो ये यही है, पाई r स्क्वायर, थीटा की जगह कितना है p है और डिवाइड में कितना है 360 डिग्री है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी जो दिया गया है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 60 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को निकालने का जो सूत्र होता है वो पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। तो पाई का मान हमारे पास 22/7 है और r का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। तो 6 मल्टीप्लाई 6 यानी 6 मल्टीप्लाई 6 हो गया और थीटा का मान 60 डिग्री है, 60 डिग्री और डिवाइड में कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो इसको काटेंगे, ये 6 पर कट गया और 6 को 6 से काट दिया तो बच गया हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 7 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 की 2 से मल्टीप्लाई करें 12, 6 को 2 से मल्टीप्लाई 12 और 1 कितना हो 13। वैल्यू जो है वो ऑप्शन ए में है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब हमें धातु के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हमें गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो वो हमारे पास होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो 4 पाई r स्क्वायर हमारे पास है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। अब यहाँ पर हम r और पाई का मान रख देते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है हमारे पास 2.1 है यानी 21/10 हो गया। तो इसको हम 2 बार लिखें क्योंकि r स्क्वायर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 से 21 को काटेंगे तो ये हमारे पास 3 पर कट जाएगा। अब हम +4 है और ये 22 है तो ये 88 हो गया और 3 की 21 से मल्टीप्लाई करें 63 हो गया और डिवाइड बाय 100 हो गया। अब हम 88 की 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है 5544 आएगा और डिवाइड में हमारे पास कितना है 100। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, दशमलव लगा देते हैं तो ये 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। ये वैल्यू जो है वो ऑप्शन सी में है, इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है यदि किन्हीं आंकड़ों का माध्यक और बहुलक क्रमशः 11 और 17 है तो उनका माध्य है। अब हमें माध्य निकालना है। तो इसके लिए हमें माध्यक और बहुलक के बीच में क्या संबंध होता है वो सूत्र हमें मालूम होना चाहिए। तो वो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए कि बहुलक माध्यक और माध्य के बीच में क्या संबंध होता है। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। अब इस सूत्र के अंदर हम बहुलक और माध्यक का मान रख करके हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 2 माध्य बराबर हमारे पास कितना होगा 3 माध्यक और माइनस क्या हो गया बहुलक हो गया। तो देखिए अब यहाँ पर हम माध्यक और बहुलक का मान रखते हैं 3। माध्यक का मान कितना है हमारे पास 11 है तो 3 की 11 से गुणा करेंगे माइनस बहुलक कितना है 17 है। तो देखिए 3 की 11 से करेंगे 33 आ गया माइनस 17 बराबर हमारे पास कितना आ गया 16 आ गया। अब हमें क्या निकालना है माध्य। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा 16/2 हो जाए क्योंकि ये 2 है डिवाइड में चला जाएगा। 16 को 2 से काटेंगे तो ये 8 पर कट जाएगा। इस प्रकार माध्य कितना आया है 8 आया है।
यह जो मान है वो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित वितरण के लिए माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निचली सीमाओं का योग है। अब हमें माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। तो माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए जो बारंबारता दी गई है इसकी हमें संचयी बारंबारता यानी CF ज्ञात करना है। तो ये कितना आ जाएगा 10, 10 में 15 जोड़ेंगे हमारे पास 25, 25 में 12 जोड़ेंगे हमारे पास 37 आ गया, 37 में 20 जोड़ेंगे 57 और 57 में 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास 66 आ गया। तो n का जो मान है वो हमारे पास यहाँ पर कितना है 66 है, तो इसको हमने 2 से भाग देना है। तो 66 को 2 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 33 आ गया। तो ये जो 33 आया है, अब हम संचयी बारंबारता में देखेंगे कि इससे अधिक और निकटतम संचयी बारंबारता कौन सी है। तो इससे अधिक क्या है 37 है और ये इससे अधिक और निकटतम संचयी बारंबारता है। तो इस प्रकार ये इसका क्या हो गया माध्यक वर्ग हो गया। तो माध्यक वर्ग हमारे पास क्या आ गया देखिए माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग हमें मिल गया है वो 10 से 15 है। अब हमें क्या निकालना है बहुलक वर्ग निकालना है। तो बहुलक वर्ग वो होता है जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है 20 है। तो 20 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है वो क्या है 15 से 20। तो 15 से 20 जो है ये क्या है बहुलक वर्ग है। अब हमें माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग हमें मालूम हो गए, इनकी निचली सीमाओं का योग ज्ञात करना है। तो हमारे पास निचली सीमाएं क्या 10 और 15 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 25 हो गया। ये जो मान है वो ऑप्शन बी में दिया गया है, इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है। अब हम जब एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो हमारे पास प्राप्त परिणाम क्या क्या आते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आते हैं। तो कुल जो परिणामों की संख्या है वो हमारे पास 6 है। हमें विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो P ब्रैकेट विषम संख्या, तो इसमें विषम संख्या कौन कौन सी है 1, 3 और 5 है। तो ये कितनी है 3 है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 होगी और कुल परिणामों की संख्या कितनी है 6 है। तो 3/6 इसकी प्रायिकता है। इसको हल करते हैं, 3 से 6 को काटेंगे 2 पर कट गया, तो ये कितना आ गया 1/2 आया है। तो इस प्रकार विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है। ये वैल्यू ऑप्शन बी में है, इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 हमारे पास अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन दिया गया ए में कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। तो ये सही है। कारण आर दिया गया है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये कारण जो है वो गलत है। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों की वर्गमूल संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती, यानी कुछ धनात्मक पूर्णांकों की वर्गमूल संख्याएं अपरिमेय होती हैं और कुछ की परिमेय संख्याएं होती है। जैसे हम वर्गमूल 4 करें तो हम यानी स्क्वायर रूट 4 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। और वर्गमूल संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं और कुछ की परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार अभिकथन ए सही है लेकिन कारण आर है वो गलत है। तो ये ऑप्शन सी में दिया गया है, अभिकथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। इस प्रकार नंबर 19 का ऑप्शन सी आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। अभिकथन ए में है बिंदु 05 y अक्ष पर स्थित है। तो y अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित होगा उसमें हमेशा x का मान 0 होता है। इस प्रकार अभिकथन ए है वो बिल्कुल सही है। कारण आर में देखते हैं क्या दिया गया है, y अक्ष पर किसी भी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। तो बिल्कुल सही। तो अभिकथन ए भी सही है और कारण आर भी ए की व्याख्या करता है। जैसा मैंने बताया कि y अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित होगा उसमें x निर्देशांक 0 होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन ए हुआ। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन बी है यानी खंड ब है। इसमें सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 है, जो प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करें। ये हमारे पास 2 रैखिक समीकरण दे रखे हैं, इनको हमें हल करना है।
तो देखिए पहले हम इसमें जो y के गुणांक हैं इनको हम बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण 1 जो दिया गया है इसको हम 4 से गुणा कर देते हैं और समीकरण 2 जो है इसको हम 3 से गुणा कर देते हैं। तो y के जो कोफिशिएंट है वो बराबर हो जाएंगे। तो देखिए अब इसको 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 8x प्लस हमारे पास 12y इज इक्वल टू हमारे पास 52 आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x माइनस 12y और माइनस 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल हो गया। 8x प्लस 15x कितना हो गया, ये हमारे पास है 23x हो गया इज इक्वल टू ये माइनस का 6 है। तो 52 में माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास 46 आएगा। हमें x का मान निकालना है तो 46 डिवाइड बाई 23 तो ये किससे कैंसिल हो गया, 2 पर। तो इस प्रकार x की जो वैल्यू आई है वो 2 आई है। ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है 2x है तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3y इज इक्वल टू हमारे पास 13 है। तो यानी 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 9 हो गया। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/3। तो ये 3 से कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आई है और x की वैल्यू हमारे पास 2 आई है। तो इस प्रकार हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड की। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। नंबर 22 में है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये हमारे पास MN जो है एक मीनार है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये हम धरती पर एक बिंदु L ले लेते हैं। L और M के बीच की दूरी है वो 15 मीटर दे रखी है और L से जो N का जो हमारे पास उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी हमें MN ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई हम इसकी h मान लेते हैं। तो अब हम इसको ट्रिग्नोमेट्री रेशो के द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें ट्रिक मालूम है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इस ट्रिक से हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, MN हमें फाइंड करना है, LM हमें मालूम है। तो देखिए MN डिवाइड बाय LM। तो ये MN क्या है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, और LM क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस ये हमारे पास है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan थीटा। थीटा हमारे पास कितना दिया गया 60 डिग्री। तो हमारे पास ये कितना हो गया tan 60 डिग्री हो गया। तो देखिए MN के हमने h माना है और LM है वो 15 मीटर है और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो h का मान कितना आ गया हमारे पास 15 √3 मीटर आया है। तो इस प्रकार हमने मीनार की ऊंचाई ज्ञात की जो 15 √3 मीटर आई है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 22 के जो ऑप्शन में दिया गया क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया है, आकृति में, ये आकृति में हमारे पास PQR एक त्रिभुज दी गई है जिसमें PS/PQ बराबर है PT/TR है तथा एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ है। सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए अब हमें PS/SQ, तो PS/SQ ये अनुपात बराबर है और PT/TR ये अनुपात हमें बराबर दिया गया है। तो एक त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी PS/SQ और PT/TR। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार ST जो है ST समांतर होगी किसके, QR के। तो इस प्रकार ये ST भुजा है वो QR के समांतर है। तो इस प्रकार ये जो एंगल है वो इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस प्रकार एंगल PST बराबर होगा एंगल PQR के। लेकिन PST जो है वो बराबर दे रखा है PRQ के। एंगल PST बराबर दिया गया है एंगल PRQ, यानी इस एंगल के बराबर दिया गया है। तो एंगल PRQ। तो देखिए इस प्रकार एंगल PST
बराबर है पी क्यू आर के और एंगल पी एस टी बराबर है पी आर क्यू के। तो इस प्रकार एंगल पी क्यू आर बराबर हुआ एंगल पी आर क्यू के। तो ये एंगल है वो इस एंगल के बराबर हुआ। तो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में तो हमें मालूम है कि एक त्रिभुज की समान कोणों के सामने वाली जो भुजाएं हैं वो समान होती हैं। तो क्यू के सामने वाली भुजा कौन सी होगी? पी आर। तो पी आर बराबर हो गई है आर, आर के सामने वाली भुजा कौन सी? पी क्यू। तो पी क्यू के। तो इस प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर और पी क्यू, ये जो पी क्यू और पी आर दोनों भुजाएं हैं वो बराबर हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार हमने ये सिद्ध किया कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए ये हमारे पास केंद्र O वाला एक वृत्त है, ए भी इसकी स्पर्श रेखा है, ओ भी इसकी त्रिज्या है और O से बिंदु की दूरी AO है। तो एक बिंदु A जो है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी AO की दूरी हमारे पास 5 सेंटीमीटर दी गई है और वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी AB बराबर हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमें वृत्त की त्रिज्या BO ज्ञात करना है। तो त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इस प्रकार AOB एक समकोण त्रिभुज बन गई है। तो समकोण त्रिभुज में हमें मालूम है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AB का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर बराबर किसके होता है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास? AB की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का स्क्वायर हो गया। BO हमें ज्ञात करनी है, BO स्क्वायर। AO की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो गया। ये 16 प्लस BO का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया। हमें BO स्क्वायर निकालना है, तो इज इक्वल टू 25 माइनस 16 कितना आ गया? 9 आ गया। हमें BO चाहिए, तो BO इज इक्वल टू कितना हो गया? स्क्वायर रूट 9 हो गया, यानी कितना है? 3। तो इस प्रकार वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आई है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व किया। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या दिया गया? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये कितना आ गया? 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट 3/2 होती है। तो ये स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर हो गया माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये जो पावर दे रखी है जो वैल्यू होती है उतनी ही हमें पावर करनी होती है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? स्क्वायर रूट 3/2 होती है। तो इसका भी ये होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 कितना है? 2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 3/4 आ गया माइनस स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे ये भी 3/4 हो गया। ये प्लस का 3/4 है, ये माइनस का 3/4 है, ये कैंसिल हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। तो हमें त्रिज्या यानी R बराबर है वो 4 सेंटीमीटर दिया गया है और थीटा बराबर हमारे पास है 30 डिग्री दे रखा है। अब हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो किसके बराबर होता है? पाई R स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यानी ये इसका सूत्र है, इसमें हम वैल्यू रखते हैं। तो पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 मल्टीप्लाई त्रिज्या कितनी है? 4, तो 4 × 4 हो गया और थीटा का मान 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री डिवाइड बाय कितना हो गया? 360 डिग्री। तो इसको 0 से 0, इसको काटेंगे 12 पे कट गया, 4 से काटेंगे 3 पे कट गया। तो 22 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 88 आएगा, 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा। तो इस प्रकार त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 88/21 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है।
तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 25 के ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं। क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब परिधि दे रखी है तो सबसे पहले हम परिधि से r ज्ञात करेंगे। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r होता है, जो हमें 22 दिया गया है। तो अब हम मान रखते हैं 2 पाई का मान 22/7 और r जो त्रिज्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो बराबर हमारे पास 22 है, तो r इजिकल टू 22 और 7 जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में हो गया, 2 और 22 डिवाइड में चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 22, 22 से 22 कैंसिल हो गया। तो r की वैल्यू है 7/2 सेंटीमीटर आई है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो ये होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r², यानी चौथा हिस्सा निकालना होता है वृत्त का। तो 1/4 पाई का मान 22/7 और r का मान हमने निकाला है 7/2, तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 22 को 11 पे आ गया, तो 11 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77, डिवाइड बाई 4 की 2 से करेंगे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो इस प्रकार वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 25 के ऑप्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। सेक्शन हमारे पास सी है, जिसमें सभी क्वेश्चंस 3 मार्क्स के हैं और ये क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 31 है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26, सिद्ध कीजिए √5 एक अप्रिमेय संख्या है। अब हम इसे सिद्ध करेंगे कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। नंबर 26 में हमें ये सॉल्व करना है कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि माना √5 एक प्रिमेय संख्या है। माना √5 एक प्रिमेय संख्या है और यदि एक प्रिमेय संख्या है तो इस प्रकार माना √5 किसके बराबर हम मान सकते हैं, इसको हम a/b के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि प्रिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम a/b के रूप में लिख रहे हैं, जहां a और b अभाज्य पूर्णांक हैं और b ≠ 0 है, यानी b है वो 0 के बराबर नहीं है, और a और b दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, यानी इन दोनों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन नहीं है। हम b की वर्गमूल 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो b√5 हो जाएगा, इजिकल टू हमारे पास a है। अब हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए b√5 का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर a² हो गया। तो ये हमारे पास क्या आएगा, देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो गया, यानी ये 5b² = a² आ गया। अब तो हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब a² है वो बराबर है किसके, 5b² के है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि a² है वो 5 से विभाजित होता है। इस प्रकार a² है वो 5 से विभाज्य है। अब किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित होता है तो उसका वर्गमूल भी उससे विभाजित होगा। तो इस प्रकार a 5 से विभाज्य होगा। अगर a 5 से विभाज्य है तो हम मान लेते हैं कि माना a बराबर 5c है, और जहां पर c कोई पूर्णांक है। अब देखिए, अब a बराबर जो 5c हमने लिया है, ये मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास क्या है, समीकरण 1 हमें दिया गया 5b² a² है। तो a की जगह हमने क्या रखना है, 5c रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 5c का होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए 5b² = हमारे पास कितना आ गया, 25c² आ गया।
और ये हमें आगे मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25/5 सी स्क्वायर हो गया, यानी 5 हम राइट हैंड साइड लेके गए, 25 को 5 से काटेंगे तो 5 पर कट गया। तो देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 5 सी स्क्वायर आ गया। तो बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। तो इस प्रकार बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। इस प्रकार बी स्क्वायर है वो 5 से विभाज्य है। अगर बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो बी भी 5 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार बी भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि यदि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित होता है तो वो संख्या भी उससे विभाजित होती है। तो समीकरण 1 से हमें यह ज्ञात हुआ कि a जो है वो 5 से विभाजित होगा, और समीकरण 2 से हमें यह प्राप्त हुआ कि b जो है वो 5 से विभाज्य होगा। तो इस प्रकार समीकरण 1 व 2 से a और b के अंदर कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इस प्रकार समीकरण 1 व 2 से हमें यह प्राप्त हुआ कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ये माना है कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, यानी a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन नहीं है। जबकि हमने यहाँ पर यह सिद्ध किया कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन है। तो इस प्रकार जो हमने माना है वो हमारी कल्पना गलत है। इससे हमारी कल्पना गलत होती है कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। तो इस प्रकार स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने सिद्ध किया। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हमने क्वेश्चन नंबर 27 में जो द्विघात बहुपद दिए गए हैं, सबसे पहले हम इसके शून्य ज्ञात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 27 है ये। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो देखिए, हमारे पास जो द्विघात बहुपद दिया गया है वो x² + 7x + 10 दिया गया है। अब हम इसके गुणनखंड करते हैं। तो इसके गुणनखंड जो होंगे, जैसे यहाँ पर मध्य पद में 7x दे रखा है, यहाँ 10 दे रखा है, 10 के x² से मल्टीप्लाई करेंगे 10x² हो गया। तो 7 के हमने जो दो टुकड़े करने हैं जो इस प्रकार होंगे, x² + 5x + 2x + 10 हो गया। तो 7x को हमने दो भागों में बांट दिया, 5x + 2x में। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 7x आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 की जब x² से मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू आती है, यानी 10x² आता है। तो इस प्रकार हमने इसके मध्य पद को विभक्त किया। अब पहले दो पदों में x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लिया, x + 5 हो गया। अब आखिरी दो पदों में 2 कॉमन आ रहा है तो ये हो गया x + 5। इन दोनों में x + 5 कॉमन आ रहा है और यहाँ पर रहेगा x + 2। अब हमने इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, तो अब हम इसको 0 के बराबर रखते हैं। तो x + 5 × x + 2 = 0। तो यदि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो यदि x + 5 = 0 होगा या x + 2 = 0 होगा। तो x + 5 = 0 तो x कितना आ गया, -5 आ गया। और x + 2 = 0 है तो x कितना आ गया हमारे पास है, -2 आ गया। तो यहाँ पर यदि हम इस द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा मानते हैं तो अल्फा का मान हमारे पास है -5 आया है और बीटा का मान जो है वो हमारे पास -2 आया है। अब ये हमने द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात किए। अब हम इसके गुणांकों के बीच में संबंध को स्थापित करते हैं। तो देखिए शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का मीनिंग है अल्फा + बीटा। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, -5 - 2 तो कितना हो गया, -7 हो गया। तो ये किसके बराबर है, देखिए -x का गुणांक
एक्स का गुणांक और डिवाइड में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमारे पास माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है 7 है, तो यानी -7 हो गया, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, तो डिवाइड में 1 हो गया, यानी ये -7 आया है। तो इस प्रकार शून्यकों का योगफल जो होता है वो माइनस एक्स का गुणांक डिवाइड में एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। तो ये हमने इसमें संबंध स्थापित किया। अब हम शून्यकों के गुणनफल के बीच में संबंध है उसको स्थापित करते हैं कि शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल का मीनिंग है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा के वैल्यू -5 है, इसकी मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया 10 आ गया, जो किसके बराबर होगा, देखिए ये होगा अचर पद डिवाइड में क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी कितने हैं 10 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो किसके बराबर आ गया 10 के बराबर आ गया। तो इस प्रकार हमने द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कर उनके गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच की। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब हमने यहाँ पर मासिक आय ज्ञात करनी है। तो जब अनुपात दिया गया हो तो हम इस प्रकार मानते हैं कि माना दो व्यक्तियों की आय क्रमशः पहला अनुपात क्या 9 है, तो इसको हमने 9x मान लिया, दूसरे का अनुपात 7 है तो उसको हमने 7x मान लिया। अब हम खर्चों को मानते हैं और दो व्यक्तियों का खर्च क्रमशः 4y और 3y है, क्योंकि पहला अनुपात 4 है उसके साथ y की गुणा की, दूसरा 3 है उसके साथ 3y की गुणा की। प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता है। तो बचत कब आती है, जब आय में से खर्चा घटा दें तो हमें बचत प्राप्त होती है। तो पहले व्यक्ति की आय कितनी है 9x है, 9x, और पहले व्यक्ति का खर्चा कितना है 4y है, तो इसमें 4y घटा दीजिए, बराबर हमारे पास आय कितनी आ गई 2000 रुपये आ गई। अब दूसरे व्यक्ति की जो आय है वो हमारे पास कितनी 7x है, तो 7x, और खर्चा कितना है उसका 3y है, तो 3y घटा दीजिए, बराबर आय कितनी आ गई 2000 रुपये आ गई। अब हमें आय ज्ञात करनी है, तो इसमें सिर्फ हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम इसको y को एलिमिनेट कर देते हैं। तो देखिए अब ये जो समीकरण 1 है हमारे पास है और ये समीकरण है वो 2 है, तो 1 को तो हम 3 से गुणा करते हैं और 2 को हम 4 से गुणा करते हैं। तो 1 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 27x माइनस 12y बराबर हमारे पास 6000 आ गया। अब हम दूसरे समीकरण को 4 से गुणा करते हैं तो 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000 आ गया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे, ये कट गया, तो ये हमारे पास -x इज इक्वल टू -2000 आया है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2000। तो x का मान हमें मालूम हो गया। अब हमें मासिक आय ज्ञात करनी है, तो मासिक आय पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी है 9x है, तो 9x, तो 9 को x से गुणा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी है 2000, तो 2000 से गुणा करते हैं तो ये हमारे पास 18000 आ गई। दूसरे की आय है वो 7x है, तो 7x, 7 को हम 2000 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया 14000। तो इस प्रकार पहले व्यक्ति की आय 18000 है और दूसरे व्यक्ति की आय है 14000 है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व किया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 के ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन दिया गया, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब हमें दोनों कोण ज्ञात करने हैं, तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। हमने मान लिया कि माना दो संपूरक कोण x और y है, जहां x बड़ा कोण है और y क्या है छोटा कोण है। तो देखिए अब जब ये दोनों संपूरक कोण हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि इन दोनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री के बराबर है। अब दूसरी कंडीशन क्या दी गई है
कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण कौन सा? x है। तो x कोण जो है बड़े छोटे कोण में 18 जोड़े तो बराबर होगा, यानी y प्लस 18 डिग्री है। तो यहां से x का मान मालूम हो गया। ये x का मान हम समीकरण इस 1 में रख देते हैं, ये हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे? y प्लस 18। तो y प्लस 18 जमा y बराबर हमारे पास कितना? 180 डिग्री है। तो ये कितना आ गया? 2y बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री हो गया। 2y बराबर 162 डिग्री हो गया। और y बराबर कितना हो जाएगा? 162/2 करेंगे तो ये कितना आ गया? 81। ये इस प्रकार y का मान 81 डिग्री आया है। अब x का मान क्या आएगा? तो x बराबर क्या है? y प्लस 18। तो y प्लस y का मान कितना है? 81 डिग्री। तो 81 में 18 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 99। तो इस प्रकार बड़ा कोण है वो 99 डिग्री है और जो छोटा कोण है वो 81 डिग्री है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 28 के ऑप्शन में जो दूसरा क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। सिद्ध कीजिए कि दो स्केंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। अब हमें दिया गया है दो स्केंद्रीय वृत्त दिए गए हैं, यानी एक ही केंद्र वाले दो वृत्त दिए गए हैं और बड़े वृत्त की जो जीवा है छोटे वृत्त को स्पर्श करे, यानी वो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। और हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु पर वो उसे समद्विभाजित होती है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर 29 में दिया है C1 और C2 दो स्केंद्रीय वृत्त हैं। तो ये हमारे पास बड़ा वृत्त C1 है और छोटा वृत्त है वो C2 है और इनका एक ही केंद्र O है, यानी O केंद्र वाले ये दोनों वृत्त हैं। AB बड़े वृत्त की जीवा है। ये हमारे पास AB जो बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श कर रही है, यानी बिंदु P पर ये स्पर्श कर रही है। इस प्रकार ये C2 वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। अब हमें सिद्ध करना है कि AP बराबर PB है। सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि AP बराबर PB है। तो अब हम रचना करते हैं, O को P से मिलाते हैं। अब हमने O को P से मिला लिया। अब हम इसको सिद्ध करते हैं प्रमाण। तो देखिए AB जो है वृत्त C2 की क्या है? एक स्पर्श रेखा है। AB जो है वो बिंदु P पर C2 वृत्त की स्पर्श रेखा है और OP क्या है? एक त्रिज्या है। OP वृत्त की त्रिज्या है। अगर OP वृत्त की त्रिज्या है और AB एक स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। तो इस प्रकार OP लंब है AB। तो OP क्या हो गया? लंब है AB, यानी ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अब AB जो है वृत्त C1 की क्या है? एक जीवा है। AB वृत्त C1 की जीवा है और OP लंब है AB पर। तो जानते हैं कि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो अतः OP जीवा AB को समद्विभाजित करता है। अतः OP जीवा AB को समद्विभाजित करता है। तो इस प्रकार AP बराबर है BP। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। सिद्ध कीजिए स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टेन ए के है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे को दिया गया है स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइड में क्या है? 1 माइनस साइन ए है। अब हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी हर का परिमेयकरण करते हैं। तो हर में हमारे पास क्या दिया गया? 1 माइनस साइन ए दिया गया है। तो देखिए इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 1 प्लस साइन ए डिवाइड में 1 प्लस साइन ए, यानी स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए
से मल्टीप्लाई किया और स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए से डिवाइड किया। तो आगे हम सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से होगा तो क्या मिलेगा हमें, ये स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मिलेगा और डिवाइड में ये 1 माइनस साइन ए है और ये 1 प्लस साइन ए है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है ये और डिवाइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब इसमें ये भी होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर है तो इसको हम कंप्लीट का होल स्क्वायर लिखेंगे इस प्रकार 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए का होल स्क्वायर हो गया और होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड में क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो कट जाता है। अब हम इसको अलग अलग लिखते हैं 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय कोस ए। तो देखिए तो 1 बाय कोस ए को क्या लिखेंगे, सीकेंट ए, और 1 साइन ए बाय कोस ए किसके बराबर होता है, टेन ए का। तो इस प्रकार ये हमने इसकी राइट हैंड साइड ज्ञात की। तो इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 30 के ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दिया गया है सीकेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए सीकेंट ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया गया है साइन और कोस को छोड़ करके जो भी सीकेंट ए, टेन ए, कोट, कोसिकेंट जो भी आता है उसको साइन ए बाई कोस ए में साइन और कोस में कन्वर्ट करना है। तो सीकेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोस ए लिख सकते हैं इंटू 1 माइनस साइन ए है और इंटू सीकेंट ए को क्या लिखेंगे 1 बाय कोस ए लिखेंगे प्लस टेन ए को क्या लिखेंगे साइन ए बाय कोस ए। ये हम इस प्रकार इसको कन्वर्ट किया। अब देखिए ये 1 माइनस साइन ए डिवाइड में कोस ए है मल्टीप्लाई में, अब एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, कोस ए आ गया और ऊपर क्या रह जाएगा 1 प्लस साइन ए रह जाएगा। तो 1 माइनस साइन ए की 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा और डिवाइड में कोस ए इंटू कोस ए है तो ये क्या हो गया कोस स्क्वायर ए हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है और डिवाइड में कोस स्क्वायर ए है और ये कट के कितना आ गया 1 आ गया। तो इस प्रकार ये 1 आया है जो क्या है राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को प्रूव किया। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 30 के जो ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया गया था उसको हमने सॉल्व किया। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जब हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो जो अनुकूल परिणाम आते हैं वो हमारे पास क्या आते हैं, देखिए वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आते हैं। तो इस प्रकार अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास 6 है। अब हमें निकालना है एक अभाज्य संख्या। तो इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, देखिए तो अभाज्य संख्या कौन सी है 2 3 और 5 है। तो इस प्रकार अब अभाज्य संख्या प्राप्त होने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी, देखिए एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को ज्ञात करने की प्रायिकता ये है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम कितने हैं वो 3 है, 1 2 3 है ये। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है और कुल जो परिणाम है वो हमारे पास 6 है। तो इसको काटेंगे तो ये 2 पे कट गया यानी ये 1/2 आया है। तो इस प्रकार अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो वो कौन कौन सी होंगी, देखिए 2 और 6 के बीच में कौन सी 3 4 और 5, 3 4 5। तो इस प्रकार इनके अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 3 है। तो हमें निकालना है P 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 हैं
और कुल परिणाम कितने हमारे पास 6 हैं, तो 3/6 आ गया। ये भी कितना आ गया 1/2 आ गया। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि जब हमें एक विषम संख्या प्राप्त हो, तो विषम संख्या कौन कौन सी है देखिए 1, 3 और 5 हैं। तो हमें विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो P ब्रैकेट में विषम संख्या, तो देखिए विषम संख्या, तो विषम संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हैं 1 2 3 यानी 3 है। ये 1 3 5 है, ये कितने नंबर है 3 है, तो 3 हो गया अनुकूल परिणामों की संख्या। और कुल परिणाम कितने 6 हैं, तो ये कटेगा, ये भी कितना आ गया 1/2 आ गया। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व किया। आइए सेक्शन डी है। इस सेक्शन में प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है और इसमें क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर के 35 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हम मान लेते हैं कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1 है। अब जो दी गई कंडीशन है उनके अनुसार इनको हम हल करते हैं। तो जिनके वर्गों का योग कितना दे रखा है 365 दे रखा है, तो इसका मीनिंग ये है x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर, इन दोनों के वर्गों का योग कितना दिया गया है 365। अब इसको हम सोल्व करके x का मान ज्ञात करते हैं। तो इसको हम इस प्रकार सोल्व करेंगे, x² x+1 का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे, x² प्लस 2x+1 हो गया इज इक्वल टू 365 है। x² कितना हो गया 2x² हो गया प्लस 2x+1, 365 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस 2x प्लस का 1 है और माइनस के 365 है तो माइनस के 364 हो गया इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास x² प्लस x माइनस 182 आ गया इज इक्वल टू 0। अब ये 2 जो है राइट हैंड साइड में जाएगा, 0 के डिवाइड में होगा तो ये 0 हो जाएगा। द्विघात समीकरण मिलेगा x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड हमें ये मिलेंगे x² प्लस 14x माइनस 13x मिलेंगे माइनस 182 इक्वल टू 0। मध्य पद को हमने 14x और माइनस 13x लिखा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का x मिलेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182x² नेगेटिव में मिलेगा क्योंकि इसकी इससे मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिलना चाहिए। तो पहले दो पदों में x कॉमन आ गया तो x प्लस 14 हो गया, नेक्स्ट दो पदों में माइनस 13 कॉमन आया तो x प्लस 14 यहाँ रह गया इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 कॉमन आ गया और यहाँ पर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो इसका मीनिंग ये है कि यदि x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 14 और यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया। तो ये तो संभव नहीं है क्योंकि x की मीनिंग x का मान यहाँ पे क्या है माइनस 14 आया है, ये नेगेटिव है यानी ऋणात्मक है, हमें क्या चाहिए धनात्मक, तो धनात्मक वैल्यू x इज इक्वल टू 13 है। तो इस प्रकार x का मान तो 13 आ गया, यानी पहला धनात्मक तो 13 आ गया, दूसरा क्या x प्लस 1 है तो 13 में एक जोड़ेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 14। तो इस प्रकार दो धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 हैं जिनके वर्गों का योग 365 है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 32 के ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 के ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया है, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें विविध कर यानी d का मान निकालना है, तो d किसके बराबर होता है b² माइनस 4ac के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसमें a का मान क्या है x² का कोएफिशिएंट कितना है 3 है और b का मान क्या है x का कोएफिशिएंट कितना है -2 है और c क्या है कांस्टेंट टर्म वो कितनी है 1/3 है। तो d इज इक्वल टू कितना होता है वो होता है b² माइनस 4ac होता है। तो b की वैल्यू कितनी है -2 है, यहाँ रखेंगे हम -2 का होल स्क्वायर हो गया -4, a की वैल्यू कितनी है 3 है और c की वैल्यू 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -2 का स्क्वायर करेंगे 4,
और ये -4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इस प्रकार विविधकर का मान 0 आया है। तो इस प्रकार जब d का मान 0 हो तो मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं। अब हमने जब मूल वास्तविक और बराबर हों तो उनको हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो इसके मूल होते हैं, ये आपने याद रखना है। जब मूल किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर हों तो वो मूल होते हैं -b/2a होते हैं। तो -b/2a। जब मूल वास्तविक हों और बराबर हों तो वो मूल होते हैं -b/2a -b/2a। ये आपने याद रखना है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं -b की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो -2 डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहाँ 3 रखेंगे और -2 इंटू 3। तो देखिए, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो गया। तो 2 हमारे पास 6 आ गया और ये भी 2/6 आ गया। तो ये काटेंगे 3 और ये काटेंगे 3। तो इस प्रकार जो मूल आए हैं वो 1/3 और 1/3 आए हैं। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 32 के जो ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया गया था उसके मूल ज्ञात किए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है। 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हमें लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार हल करेंगे। देखिए, हमने माना ए बी एक खंभा है और सी डी लड़की की लंबाई है और डी ई जो है वो लड़की की छाया है। तो डी जो है वो हमारे पास है 4 सेकंड के बाद लड़की की स्थिति है। तो ए बी की जो लंबाई है वो हमारे ए बी जो खंभा है इसकी लंबाई हमें 3.6 मीटर दे रखी है और लड़की जो सी डी है इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 90 सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.9 मीटर हो जाएगा। तो 4 सेकंड के बाद लड़की की स्थिति डी है। तो अब इसकी जो छाया है वो डी ई है। ये हम मान लेते हैं कि ये x मीटर है। तो ये हमारे पास x मीटर है और अब लड़की की जो चाल है वो 1.2 मीटर प्रति सेकंड है। तो 4 सेकंड के बाद ये स्थिति है। तो यानी बी से डी तक की जो दूरी कैसे ज्ञात होगी, इसको हम 4 से गुणा कर देते हैं। तो 1.2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.8 मीटर आ जाएगा। अब हम लड़की की जो छाया डी ई है इसकी लंबाई ज्ञात करते हैं। तो ए बी बराबर हमारे पास दिया गया है 3.6 मीटर और सी डी जो लड़की की लंबाई है वो 0.9 मीटर हो गई है और बी डी जो है वो हमने 1.2 मीटर को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 ज्ञात किया है और डी ई जो है उसको हमने मान लिया कि माना डी ई के बराबर डी ई की जो लंबाई है वो x मीटर है। तो अब हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, त्रिभुज ए बी ई और सी डी ई। तो त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी डी ई में देखिए, अब इसमें ये एंगल बी है और ये एंगल क्या है, डी है। तो एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्या है, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। तो इस प्रकार ये 90 डिग्री है और ई जो एंगल है वो ए बी ई में भी है। एंगल ई बराबर ये त्रिभुज सी डी ई में भी एंगल ई है। तो एंगल ई क्या है, दोनों में कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार इन दोनों त्रिभुजों में दो जो एंगल हैं वो बराबर है। तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी डी ई के। कौन सी कसौटी से? एंगल कसौटी से ये दोनों त्रिभुजें क्या हैं, समरूप हैं। तो अब हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुजें समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो इस प्रकार ए बी बाय सी डी, इस प्रकार ए बी बाय सी डी बराबर होगा बी ई
बाय डी ई। तो ये दोनों भुजाएं क्या हो, इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो क्या हो गई, समानुपाती हो गई हैं। अब यहाँ पर ये मान रखते हैं और इसको हल करते हैं। ए बी के वैल्यू हमारे पास 3.6 मीटर है, तो 3.6 और सी डी जो है वो 0.9 है, इज इक्वल टू बी ई। तो बी ई की वैल्यू कितनी होगी, 4.8 प्लस एक्स हो गई है, 4.8 प्लस एक्स है, और डी ई की वैल्यू हमारे पास एक्स है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इनको डेसिमल हटा देते हैं, तो ये कितना आ गया, 36/10 हो गया, और ये 9 ऊपर मल्टीप्लाई में 10 हो गया। ये 4.8 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स है, 10 से 10 कट गया, ये और ये 4 पे कट गया। तो 4 की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स हो गया। एक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.8, तो 3x इज इक्वल टू 4.8, और x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4.8 को, ये 4.8 है, 4.8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.6 आएगा। तो इस प्रकार लड़की की छाया की लंबाई है वो 1.6 मीटर आई है। तो इस प्रकार लड़की की छाया की लंबाई है वो 1.6 मीटर आई है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है। शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। यह शेड दिया गया है, इसमें एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्ध बेलन आरोपित है। तो एक घनाभाकार भाग के ऊपर ये अर्ध बेलनाकार इसके ऊपर भाग है। यदि सेट के आधार की विमाएं 7 मीटर और 15 मीटर हैं, तो इस जो ये हमारे पास सेट है इसके आधार ये क्या है, 7 मीटर है, और ये क्या है, 15 मीटर है। तो घनाभाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है। ये ऊंचाई जो है, ये देखो, ये ऊंचाई 8 मीटर दे रखी है। तो सेट में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। पुनः यदि मान लें कि सेट में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है और सेट के अंदर 20 श्रमिक हैं जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरते हैं, तथा तब सेट में कितनी हवा होगी। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार हल करेंगे। पहले हम सेट में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात करते हैं, यानी सेट का आयतन। तो सेट का आयतन किसके बराबर होगा, घनाभाकार भाग का आयतन। तो सेट का जो आयतन है, नीचे क्या है, घनाभाकार भाग है, ऊपर क्या है, अर्ध बेलनाकार भाग है। तो घनाभाकार भाग का आयतन प्लस अर्ध बेलनाकार भाग का आयतन। तो घनाभाकार जो भाग है इसकी लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई इसकी 7 मीटर है, और ऊंचाई इसकी 8 मीटर है। तो घनाभाकार भाग का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस अर्ध बेलनाकार है तो अर्ध बेलनाकार का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अर्ध बेलनाकार है तो इसका अर्थ हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए, और इसकी जो त्रिज्या आर है वो क्या, ये भी क्या है, 7 है। तो 7 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसकी त्रिज्या 7.2 है। 15 के 8 से गुणा करेंगे तो 120, 120 को 7 से गुणा करेंगे तो ये 840 आ गया, प्लस 1/2 पाई का मान 22/7 हो गया, और आर का मान 7/2 है, 7/2, 7/2, और ऊंचाई क्या है, इसकी लंबाई, ये लंबाई कितनी है, 15 मीटर है, यानी ये एच की ऊंचाई है बेलन की। तो एच बराबर कितना है, 15 है। ये 15 हम यहाँ पर रख देते हैं। अब हम इसको हल करते हैं। 7 से 7 कट गया, और 2 से काटेंगे 11 पर कट गया। आगे हम इसको हल करते हैं। 840 प्लस हमारे पास ये कितना आ गया, 7 की 11 से गुणा करेंगे 77, गुणा में 15 बटे हमारे पास 4 आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 840 77 की 15 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 1155 आएगा। 1155 को हम 4 से भाग देते हैं। तो देखिए 840 जब 1155 को 4 से भाग देंगे तो हमें 288.75 मिलेगा। अब हम इसको आगे इन दोनों को जोड़ देते हैं तो अब हमें ये मिल जाएगा 1128.75 मीटर क्यूब। तो ये क्या है, सेट का आयतन हो गया। इस प्रकार सेट में जो कुल हवा है वो 1128.75 मीटर क्यूब है। अब देखिए, अब सेट में मशीनरी रखी हुई है और 20 श्रमिक हैं। तो ये कितना भाग घेरते हैं
उसका हम आयतन ज्ञात करते हैं। सेट में मशीनरी व 20 श्रमिकों द्वारा घेरा गया भाग। मशीनरी व 20 श्रमिकों द्वारा घेरा गया भाग। तो मशीनरी कितना भाग घेरती है? 300 मीटर क्यूब घेरती है। 300 मीटर क्यूब प्लस 20 श्रमिक हैं और एक श्रमिक कितना भाग घेरता है? 0.08 मीटर क्यूब। तो इसका दशमलव हटा देते हैं तो 8/100 मीटर क्यूब। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 300 प्लस ये कितना हो गया? 160/100। तो ये हो गया 300 प्लस 1.60 आ गया। तो ये आ गया 301.60 मीटर क्यूब। तो ये जो भाग है वो मशीनरी और श्रमिकों द्वारा घेरा गया भाग है। अब हमें निकालना है कि शेड में अब कितनी हवा है। तो शेड में हवा, तो जो कुल आयतन है वो कितना है? 1128.75 है। अब इसमें से हमें घटा देते हैं जो मशीनरी और श्रमिकों द्वारा घेरा गया भाग है वो कितना है? 301.60। अब इसको घटाने पर हमें मिलेगा 827.15 मीटर क्यूब। तो इस प्रकार शेड में जो हवा है वो 827.15 मीटर क्यूब है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 34 के ऑप्शन में हमारे पास एक क्वेश्चन और दिया गया है। अब हम उसको सॉल्व करते हैं। आकृति में ये आकृति हमें दी गई है। में दर्शाया गया एक सजावट के लिए प्रयोग होने वाले ब्लॉक को दो ठोसों से मिलकर बना है। इसमें से एक घन है, दूसरा अर्धगोला है। नीचे ये घनाकार भाग है और ऊपर क्या है? अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला एक घन है। तो यानी घन की भुजा क्या है? 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ऊपरी लगे हुए अर्धगोले का व्यास, ये जो ऊपर अर्धगोला लगा हुआ है इसका व्यास जो है 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो हमारे पास है सबसे पहले क्या है? घन है। तो घन की भुजा क्या है? घन की भुजा, तो घन की भुजा हमारे पास है 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये हम लिख लेते हैं। फिर हमारे पास अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या क्या है? तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, तो व्यास कितना दे रखा है इसका? 4.2 है। तो 4.2 को हम 2 से भाग दे देते हैं। तो कितना आएगा? देखिए 42/10 गुणा में 2, 2 से काटेंगे 21 पे कट गया, यानी 21/10 सेंटीमीटर आया है। अब हम संपूर्ण ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पे ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब ये जो अर्धगोलाकार भाग है ये ऊपरी भाग पर, ये यहाँ पर है। तो इसका जो आधार का क्षेत्रफल है वो हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस अर्धगोलाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें इस प्रकार मिलेगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोलाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल। तो देखिए, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर। भुजा यदि a है और अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² होता है। और अर्धगोलाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, ये जो इसका भाग है, आधार जो नीचे दिया गया है अर्धगोलाकार का, तो ये क्या होता है? वृत्ताकार होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। तो ये हमें कितना मिल गया? 6a²। 2πr² में πr² घटा देंगे तो कितना आएगा? प्लस πr² आएगा। अब हम यहाँ पर a और r का मान रख देते हैं। तो देखिए 6 गुणा में a का मान हमारे पास कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो 5 गुणा में 5 हो गया, प्लस पाई का मान 22/7 है और r² r कितना? 21/10। तो 21/10 गुणा में 21/10। तो ये 7 से काटेंगे, 3 पर कट गया। तो ये 5 5 25, 25 को 6 से गुणा करेंगे 150 आ गया। और ये हमारे पास 22, 3 और 21 है। तो 22 की 3 से गुणा करेंगे 66 आ गया।
66 की 21 से गुणा करेंगे तो हमें 1386 मिलेगा। तो 1386 बटे हमारे पास 100 हो गया। तो 150 प्लस 13.86 आया है, यानी अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार इस ब्लॉक का क्षेत्रफल 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 34 के ऑप्शन में ये जो क्वेश्चन दिया गया था इसको हमने सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। अब हमें इन जो दिए गए आंकड़े इनका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग ज्ञात करना होगा। तो बहुलक वर्ग वो होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 20 है। तो इस प्रकार ये इसका क्या हो गया? बहुलक वर्ग हो गया। तो बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो कितनी है? 125 है। तो ये L बराबर क्या हो गया? 125 मालूम हो गया। और F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये F1 होती है और इससे आगे वाली बारंबारता F2 होती है और इसके पीछे वाली बारंबारता F0 होती है। तो इस प्रकार F0 बराबर हमारे पास 13 है, F1 बराबर हमारे पास 20 है और F2 बराबर हमारे पास 14 है। वर्ग हमारे पास क्या 65 से 85 है। तो H का मान क्या होगा? 85 में 65 माइनस कर दो तो वो कितना आ गया? 20 आ गया। तो इस प्रकार H का मान है वो हमें 20 मिला है। अब हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? देखिए बहुलक, तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में क्या होता है? H होता है। तो ये सारे मान हम यहाँ रख देते हैं। तो L का मान कितना है? 125, तो रखेंगे प्लस F1 कितना है? 20 माइनस 13 हो गया, F0 हमारे पास है और F2 कितना है? 14 है। तो 2F1, तो 2 की 20 से मल्टीप्लाई माइनस 13 और माइनस 14 और सारे की मल्टीप्लाई में कितना है? H कितना है? 20 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 125 प्लस 20 माइनस 13 कितना? 7 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ गया। डिवाइड में है 2 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 और माइनस 13 माइनस 14 माइनस 27। तो 125 प्लस 140 डिवाइड में 40 13 हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। 125 प्लस 140 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10.76 मिलेगा। अब हम इसको ऐड कर देते हैं तो ये 135.76 आया है। तो इस प्रकार दिए गए बारंबारता बटन का बहुलक जो है वो 135.76 आया है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 36 टू 38 को सॉल्व करते हैं। सेक्शन ई के अंदर के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं। आइए अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में है टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए। जब प्रत्येक वर्ष में उत्पादन में एक समान निश्चित संख्या में वृद्धि हो तो दी गई ये जो श्रेणी है वो क्या बनेगी? AP बनेगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तीसरे वर्ष में उत्पादन जो 600 टीवी है इसका मीनिंग ये है कि A3 इज इक्वल टू हमारे पास 600 है और ये 7वें वर्ष में कितने? 700 है। तो A7 इज इक्वल टू यानी 7th टर्म है वो कितनी है? 700 है। तो देखिए अगर हम ये मान लें कि इसका जो प्रथम वर्ष का जो उत्पादन है वो A है और जो निश्चित वृद्धि है वो D है, तो ये तीसरा है। तो A3 को क्या लिखेंगे? A प्लस 2D लिखेंगे इज इक्वल टू 600 हो गया और इसको हम क्या लिखेंगे? A प्लस 6D लिखेंगे बराबर हमारे पास 700 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 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 कट गया तो ये माइनस 4D
इज इक्वल टू हमारे पास -100 आया है। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, -100 बाय -4। तो ये काटेंगे, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 100 काटे 25। तो इस प्रकार d की वैल्यू है वो 25 आई है। हमें प्रथम वर्ष का उत्पादन ज्ञात करना है, तो d का मान है वो समीकरण इसमें पहले वाले समीकरण में रख देते हैं। तो देखिए, तो a प्लस 2d, तो 2 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू कितना हो गया 600, ये 600 है, इज इक्वल टू 600। तो a प्लस 50 इज इक्वल टू 600। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 600 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना आ गया 550 आ गया। तो इस पर प्रथम वर्ष में उत्पादन 550 टीवी सेटों का होता है। अब हमें 10वें वर्ष के अंदर उत्पादन ज्ञात करना है। तो इसका मीनिंग ये है कि हमें A10 निकालना है, यानी A प्लस 9D। तो देखिए A की वैल्यू कितनी है 550 प्लस 9 इंटू डी कितने 25। तो देखिए 550 प्लस 9 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 225, तो कितना 775। तो इस प्रकार 10वें वर्ष में उत्पादन है वो 775 होता है। अब हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है कि प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना है। तो यानी अब हमें S7 ज्ञात करना है। तो S7 के लिए Sn का सूत्र मिलेगा। तो Sn का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम S7 का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए, तो 7/n का मान 7 है, 7/2 हो गया। 2a की वैल्यू कितनी है 550 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस n-1 7-1 और इंटू डी कितना है 25। तो 7/2 2 को 550 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 आ गया, और 7-1 कितना हो गया 6 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 150 आ गया। अब देखिए 7/2 मल्टीप्लाई 1250 आया है, 2 से काटेंगे तो ये हमारे पास 625 आएगा, और 625 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4375 आएगा। तो ए ऑप्शन में प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन पूछा था, तो वो 4375 आया है। अब ऑप्शन में बी पार्ट दिया गया है, इसमें पूछा 10 वर्षों में कुल उत्पादन कितना होगा। तो इसका मीनिंग ये है कि हमें S10 का मान ज्ञात करना है। तो क्या होगा 10/2 2a की वैल्यू 550 है, प्लस n-1, तो यानी 10-1 इंटू डी कितना है 25 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको काटेंगे 5 पे कट गया, तो 5 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 आ गया, प्लस 10-1 9 हो गया, 9 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 आएगा। तो 5 मल्टीप्लाई ये हमारे पास कितना 1325 हो गया। अब हम इसकी मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 6625 आएगा। तो इस प्रकार बी ऑप्शन में 10% कुल उत्पादन पूछा था, तो वो 6625 आया है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है, एक सोसाइटी के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी RWA ने एक सोसाइटी के पार्क में 3 बिजली के खंभे ABC लगाए हैं। इन तीनों खंभों के बावजूद पार्क में कुछ हिस्सों में अभी भी अंधेरा है, इसलिए RWA एक और बिजली खंभा D लगाने का फैसला किया है। तो आइए देखें कि ये पार्क किस प्रकार बना हुआ है। ये RWA का एक पार्क बना हुआ है, ये ABC ये खंभे 3 लगे हुए हैं और D खंभा और हमने इसमें लगाना है। तो इस जानकारी के अनुसार उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अब इस जानकारी के अनुसार हमें ये जो 3 ऑप्शन दिए गए, इनमें जो प्रश्न पूछे गए इनके हमें उत्तर देने हैं। तो खंभे C की स्थिति क्या है, तो खंभा C क्या है, ये रहा। तो इसका ये क्या है, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। ये इसका x एक्सिस है और ये क्या है, इसकी y एक्सिस है, यानी ये x एक्सिस होगी और ये क्या होगी y एक्सिस होगी। तो अब हमें C बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो x का निर्देशांक कितना है, इसमें 7 है और y का कितना है 4 है। तो इस प्रकार खंभे C की जो स्थिति है वो क्या है 7,4 है।
तो इस प्रकार पार्ट 1 में पूछे गए खंबे सी की स्थिति हमने ज्ञात की। आइए अब सेकंड पार्ट में पूछा है पारक के कोने ओ से खंबे बी की दूरी ज्ञात कीजिए। ये कोना ओ है यानी इसके निर्देशांक क्या हो गए 0 0 हो गए, और बी बिंदु ये है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो देखिए इसमें एक्स का निर्देशांक क्या है 4 और वाई का निर्देशांक क्या है 9। तो इस प्रकार अब हमें ओ से बी की दूरी ज्ञात करनी है। तो ओ बी, तो दूरी सूत्र क्या होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र होता है। इसका प्रयोग करके हम ओ बी की दूरी ज्ञात करते हैं। तो स्क्वायर रूट तो x2 कितना है हमारे पास 4, तो 4 माइनस x1 कितना है 0, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 9, तो 9 माइनस y1 कितना है 0, तो 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए 4 माइनस 0 कितना आ गया 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 9 माइनस 0 9 का स्क्वायर करेंगे 81, तो ये कितना आ गया स्क्वायर रूट 97। तो इस प्रकार सेकंड पार्ट में पार्क ओ से बी की दूरी पूछी थी, तो ओ बी की दूरी स्क्वायर रूट 97 आई है। अब देखिए थर्ड पार्ट में पूछा है चौथे खंबे डी की स्थिति ज्ञात कीजिए ताकि 4 बिंदु ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज बना ले। तो अब हमें बिंदु डी की स्थिति ज्ञात करनी है, जिसमें से हमें ए बी सी तो दे रखा है, तो 3 कोने दिए गए हैं और चौथा कोना हमें ज्ञात करना है और वो एक समांतर चतुर्भुज बनाए। तो इसको हम इस प्रकार हल करें। ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, ए बिंदु है, इस ए बिंदु के निर्देशांक क्या है देखिए 1 और 5 है, तो 1 5 इसके हमारे पास है ए के निर्देशांक हो गए। ये बिंदु बी है, इसके निर्देशांक 4 9 है, और ये हमारे पास बिंदु सी है, तो सी के निर्देशांक 7 4 है, और ये बिंदु हमने मान लिया डी है और इसके निर्देशांक हमने मान लिए एक्स वाई। तो जब ये एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके जो विकर्ण हैं वो परस्पर क्या करेंगे समद्विभाजित करेंगे। तो ये जो ई बिंदु है, अब हमें इस ई बिंदु के निर्देशांक वो क्या होंगे, ये क्या होंगे ए सी का जो मध्य बिंदु होगा वही बी डी का मध्य बिंदु, क्योंकि ई क्या है दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। तो यानी ए सी का मध्य बिंदु और बी डी के मध्य बिंदु को हम बराबर रख करके एक्स और वाई का मान ज्ञात करते हैं। तो ए सी का मध्य बिंदु, इस नियम का प्रयोग करके हम एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। तो मध्य बिंदु को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 होता है। तो x1 क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 प्लस x2 कितना है 7 है, तो 1 प्लस 7 बाई 2, और y1 प्लस y2, तो y1 क्या है 5 और y2 क्या है 4, 5 बाई 4 बाई 2 हो गया इज इक्वल टू। अब हम बी डी का मध्य बिंदु निकालेंगे तो वो क्या है x प्लस 4 डिवाइड बाई 2 y प्लस 9 डिवाइड बाई 2। तो x का निर्देशांक x के निर्देशांक के बराबर होगा, y का निर्देशांक y के निर्देशांक के बराबर होगा। तो इस प्रकार 1 प्लस 7 कितना हो गया 8 हो गया, 8 बाई 2 इज इक्वल टू किसके होगा x प्लस 4 डिवाइड बाई 2 के होगा। अब देखिए 2 से 2 कट गया, अब x प्लस 4 इज इक्वल टू 8 है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 8 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ गया 4 आ गया। अब हम y वाला कंपेयर करेंगे तो y कितना है 5 प्लस 4 कितना हो गया 9 बाई 2 इज इक्वल टू y प्लस 9 डिवाइड बाई 2 है, 2 से 2 कट गया, तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल कितना आ गया 9 माइनस 9 कितना आ गया 0। तो इस प्रकार बिंदु D का निर्देशांक 4 0 आया है। तो इस प्रकार हमने थर्ड पार्ट में ए भाग को सॉल्व किया। अब बी पार्ट में हमारे से पूछा है कि खंबे ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब हमें ए सी की दूरी ज्ञात करनी है, तो स्क्वायर रूट, तो ए सी ये रहा हमारे पास, तो क्या आएगा x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर रूट 7 माइनस 1 करेंगे कितना आ गया 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36, 4 माइनस 5 करेंगे कितना -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, तो क्या आएगा स्क्वायर रूट 37। तो इस प्रकार हमने
थर्ड पार्ट के बी भाग में खंबे ए और सी के बीच की दूरी पूछी थी, वो हमने ज्ञात की। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सड़क के दोनों ओर खड़े समान ऊंचाई के दो खंभों पर दो होर्डिंग लगाए जाते हैं। तो पी क्यू और आर एस दो हमारे पास खंभे हैं और इनके ऊपर होर्डिंग लगे हुए हैं। सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से खंभों के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और आर एस खंभे का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। प्रत्येक खंभे की ऊंचाई 20 मीटर है। तो यानी पी क्यू की ऊंचाई 20 मीटर है और आर एस की ऊंचाई भी 20 मीटर है। तो उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये हमारे पास प्रश्न दिए गए हैं, इनका हमें उत्तर देना है। तो देखिए, पहला है पीओ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले भाग में पीओ की लंबाई ज्ञात कीजिए, हमें पीओ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये हमारे पास पीओ क्यू एक समकोण त्रिभुज है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज पीओ क्यू में। क्वेश्चन को हम ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमें पीओ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पी क्या है? बेस है। तो और ये क्या हो गया? ये इसका परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या है? हाइपोटेनियस। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस ट्रिक का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है? हमारे पास पीओ बाय पी क्यू, क्योंकि पीओ हमें ज्ञात करना है और पी क्यू हमें दिया गया है। जिसको ज्ञात करना होता है उसको हमें अंश में रखना होता है। तो पीओ बाय पी क्यू, तो पीओ क्या है? बेस। तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा? तो बेस बाय परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा? ये कोट के बराबर होगा, यानी कोट थीटा। तो थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री, यानी कोट 60 डिग्री हो गया ये। अब देखिए, पीओ और पी क्यू की वैल्यू 20 मीटर है और कोट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। तो पीओ बराबर कितना हो गया? 20/√3। इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, √3 से √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 20√3 डिवाइड बाई 3 मीटर आया है। तो ये हमने पहले भाग को ज्ञात किया। अब दूसरे भाग में पूछा है आर ओ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हमें आर ओ की लंबाई ज्ञात करनी है। त्रिभुज आर ओ एस में, तो देखिए आर ओ डिवाइड बाई आर एस। तो आर ओ क्या है? इसका बेस है और बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कोट थीटा। थीटा कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो कोट 30 डिग्री हो गया। तो आर ओ और आर एस कितना है? 20 है और कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। तो आर ओ की लंबाई है वो 20√3 मीटर आई है। तो अब हमने दूसरे भाग को हल किया। तीसरे भाग में सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सड़क की चौड़ाई क्या है? पी आर। तो हम तीसरा भाग हल कर रहे हैं। तो पी आर किसके बराबर है? पी ओ प्लस आर ओ के बराबर है। तो पी ओ कितना है? 20√3/3 प्लस 20√3, यानी पी ओ की वैल्यू ये है, आर ओ की वैल्यू ये है, हमने रख दी। तो इसका एलसीएम 3 आ गया। 20√3 प्लस 60√3, तो ये कितना हो गया? 80√3 डिवाइड बाई 3 मीटर आई है। अब हमें खंबे पी क्यू द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 45 डिग्री हो। तो पी क्यू खंबा ये दे रखा है और 60 डिग्री की जगह अगर यहाँ पर 45 डिग्री का कोण हो तो हमें पीओ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए, तो बी थर्ड के बी भाग में हमारे पास जो पूछा है वो पीओ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पीओ बाय पी क्यू, अब हमारे पास थीटा कितना है? 45 डिग्री है और पीओ क्या? बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कोट हो गया। तो कोट 45 डिग्री, तो कोट 45 डिग्री पीओ और पी क्यू कितना है? 20 है और कोट 45 डिग्री कितनी वैल्यू कितनी? 1 होती है। तो इस प्रकार पीओ इजिकल टू कितना आ गया हमारे पास? 20 मीटर आया है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 38 के सभी पार्ट को सॉल्व किया। उम्मीद है इस क्वेश्चन पेपर में समझाए गए सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।